जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट नंबर 10 में दिए गए विभिन्न संस्थानों और संगठनों के बारे में। यहां से आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में 8 से 10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हमारी कोशिश है कि ये पूरा यूनिट नंबर 10 आपका बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। और इसकी जो हम लोगों ने लेक्चर श्रृंखला शुरू की है, उस लेक्चर श्रृंखला में आज हमारा दोस्तों इसका लेक्चर नंबर क्लास नंबर 16 है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, न केवल एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, यूपीएससी हो या अदर किसी एग्जाम की बात करें, वहां पर भी आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न जो होते हैं डायरेक्ट फैक्चुअल भी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। हम दोनों चीजों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करके क्लियर कर लेंगे। आप लोगों को इस लेक्चर श्रृंखला को देखते समय सिर्फ एक काम करना होता है। पहली बात तो ये कि आप ठीक से इसको सुने और कॉपी पेन लेकर बैठे। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है तो उसको नोट करते जाइएगा, ताकि एग्जाम से पहले रिवीजन करने में आपको आसानी हो और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में आया था, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली जनरल स्टडीज के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, तो उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में यूपीए की सरकार थी। उस यूपीए की सरकार के दौरान 2005 में हमें सूचना के अधिकार अधिनियम को देखने को मिलता है। क्लियर? जिससे कहीं ना कहीं आप किसी भी समस्या या किसी भी संदर्भ में सूचना चाहते हैं विभागों की, तो वो आप कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं, और ये दायित्व होगा कि आपको संबंधित जो सूचना आपके द्वारा मांगी गई है वो दिए जाए। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनके बारे में हम लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, 2005। और इस अधिनियम की धारा नंबर 12 को जब मैं देखता हूं, तो धारा नंबर 12 के तहत ही केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 12 अक्टूबर को 2005 को की गई है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सूचना अधिकार जो आयोग है वो आयोग कब बना सूचना आयोग, तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना आयोग बना था। अब अगर हम इस अधिनियम में बात करें दोस्तों, तो दो स्तर पर आयोगों की बात की गई है। इस दो स्तर की बात करूं तो एक केंद्रीय स्तर पर सूचना आयोग की बात की गई है और दूसरा राज्य स्तर पर सूचना आयोग की बात की गई है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है कि सूचना जो आयोग है ये दो स्तर पर आपको देखने को मिलेगा, केंद्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा और राज्य स्तर पर भी देखने को मिलेगा। भारत का जो केंद्रीय सूचना आयोग है दोस्तों, वो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा नंबर 12 के तहत स्थापित किया गया है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चूंकि एक अधिनियम बनाकर 2005 में इसकी स्थापना की गई, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक सांविधिक आयोग है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूचना का जो आयोग है, सूचना का जो आयोग है वो आयोग किस प्रकार की संस्था, तो सूचना आयोग जो है दोस्तों वो एक सांविधिक संस्था है, क्योंकि 2005 में एक अधिनियम बनाकर इसको स्थापित किया गया है। अगर हम यह देखेंगे दोस्तों, तो इसकी जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो हेड जो एजेंसी, कौन सी एजेंसी कौन से के अंतर्गत ये काम करता है, तो याद रखेंगे कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। जो कार्मिक प्रशासन मंत्रालय है वो इसकी नोडल एजेंसी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके अधीन होकर ये काम करता है। और ये एक बहुसदस्यीय, याद रखेंगे, ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय संस्था में हम एक से ज्यादा सदस्य इसमें देखते हैं, जिसमें हम एक मुख्य सूचना आयुक्त देखते हैं कि एक इसमें मुख्य सूचना आयुक्त होगा। और मुख्य सूचना आयुक्त के बाद हम देखते हैं तो अधिकतम इसमें, याद रखिएगा ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, वर्तमान में 6 हैं, अधिकतम इसमें 10 अन्य आयुक्त की आप व्यवस्था देखते हैं। तो अधिकतम 10 अन्य आयुक्त की व्यवस्था देखते हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त की व्यवस्था देखते हैं। अब अधिनियम के अधीन अगर हम देखें तो इनकी जो नियुक्ति है,
इनकी नियुक्ति की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी नियुक्ति की जाती है इनके कार्यकाल के लिए जो निर्धारित किया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष जो होता है वो इनका कार्यकाल होता है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि सूचना आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष होता है। अच्छा, 3 वर्ष का कार्यकाल तो होगा, लेकिन आयु सीमा भी निर्धारित होगी। तो आयु सीमा की हम बात करें दोस्तों तो 65 वर्ष आयु सीमा है। मतलब ये कि या तो आप 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो आपको हटना पड़ेगा, या आप पूरे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए रह सकते हैं। अब यहां पर ये कार्यकाल का निर्धारण किया गया हो, इनके वेतन का निर्धारण किया जाता है, तो उसको हम लेते हैं दोस्तों किसमें, सेवा शर्तों में। अगर हम इसके सेवा शर्तों की बात कर लें तो सेवा शर्तों का जो निर्धारण होता है दोस्तों वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। जनरली एक सिंपल सी बात होती है कि ऐसे सभी आयोग जिनकी स्थापना सरकार ने संसद के माध्यम से कानून बनाकर की है, उनमें सेवा शर्तों का निर्धारण हो, इसका काम मेनली सरकार का ही है। तो केंद्र सरकार जो होती है वो इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण करती है, और केंद्र सरकार ने इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण करके कार्यकाल 3 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु निश्चित की है। अब सूचना आयोग जो होता है दोस्तों ये क्या करेगा, पूरा वर्ष भर काम करता है। जब ये पूरा वर्ष भर काम करेगा तो इसकी एक रिपोर्ट बनाता है। इसकी जो रिपोर्ट होती है ना, ये अंत में किसको सौंपता है, तो यह याद रखिएगा कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार को ही अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अब यहां पर रिपोर्ट किसको सौंपेगा, केंद्र सरकार को, लेकिन यहां पर जो सदस्य और ये सब चीजें हैं इनकी जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति जी करेंगे। अगर नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा हो रही है तो हटाने का काम भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। और जो त्यागपत्र होगा वो भी किसको संबोधित करके दिया जाएगा, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति जी को संबोधित करके दिया जाता है। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने क्या सीखा, हमने इस प्रश्न में सीखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। इस अधिनियम की धारा 12 के तहत भारत का केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो बनाया गया था। इस कहीं ना कहीं हम अगर 2005 के इस अधिनियम की बात करें, 2 स्तर पर आयोग की बात की गई है, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो धारा 12 के तहत स्थापित किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। तो धारा 12 अक्टूबर 2005 को स्थापित किया गया। मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। नोडल एजेंसी जो है वो कार्मिक प्रशासन मंत्रालय है। सांविधिक संस्था है। सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती है। इसके अलावा 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे। सदस्यों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। हटाने का काम भी राष्ट्रपति जी का है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे, ये ध्यान रखेंगे। और ये केंद्रीय सूचना आयोग जो है दोस्तों वो पूरे राष्ट्र स्तर पर होता है, ये ध्यान रखेंगे। जो राज्य स्तर पर सूचना आयोग बनाया जाता है वो उस राज्य की सीमा तक अपना काम करेगा, लेकिन अगर हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो अलग लंबा है, पूरे भारत पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें निम्न में से किसके समान होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसके समान होती है, तो याद रखेंगे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। जो मुख्य सूचना आयुक्त है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है दोस्तों, इसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, निर्धारण करता है केंद्र सरकार। निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। और केंद्र सरकार ने क्या निर्धारित किया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उसके समान ही इनके सेवा शर्तें व वेतन भत्ते होंगे। और इनके वेतन भत्ते सेवा शर्तों में इनके पद के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। मैंने प्रारंभ के प्रश्न में ही आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर कर दी, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन देखेंगे। क्या कि अभी तक हमने ये तो पता कर लिया कि जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो उसके लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और ये पूरी जो सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। लेकिन यहाँ पर हमको इस व्यवस्था को डिटेल में समझना है कि ये कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है उसके बाद क्या होगा। तो उसके बारे में देखिए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, तो 3 वर्ष का होगा या 65 वर्ष का होगा, बराबर हो गया। अब यहाँ पर कार्यकाल की बात हो गई अध्यक्ष और सदस्यों की, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार ने किया। अगर किसी का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया,
अगर आपका कार्यकाल पूर्ण हो गया तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सेवानिवृत्त हो गए। अब ये याद रखिएगा कि कार्यकाल पूरा होने के बाद आप सेवानिवृत्त होंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार कार्यकाल पूरा हो गया तो दोबारा। तो याद रखिएगा यहां पर दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। एक ही बार आप इस पे होंगे, इसके बाद दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अगर 3 वर्ष के कार्यकाल से पहले की बात करें तो आपको हटाया जा सकता है, हटाया जा सकेगा। कैसे हटाएंगे दोस्तों, तो यहां पर राष्ट्रपति जी जो है वो हटाने का काम करेंगे। राष्ट्रपति जी हटाने का काम किस आधार पर करेंगे, या तो आप दिवालिया घोषित हो चुके हो किसी न्यायालय के द्वारा, ठीक है, या आप मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, राष्ट्रपति जी को विश्वास हो गया कि भाई आप काम नहीं कर सकते, तो आपको हटाया जाएगा। तीसरी बात ये होगा कि आप लाभ के पद पर मौजूद हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं शंका होगी कि आपका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा। लाभ का पद हो और आपका भ्रष्ट आचरण जो होगा वो राष्ट्रपति के सामने योग्य हो जाए कि भाई आप हैं। इसके अलावा आप दोष सिद्ध हो जाते हैं किसी मामले में, तो आपकी दोष सिद्धि के संबंध में भी आपको हटाया जा सकता है। दूसरी बात कि आपको किसी कदाचार के आधार पर, कदाचार व असक्षमता के आधार पर कहीं ना कहीं हटाया जा सकता है। अगर कदाचार के मामले में हटाने की बात करेंगे तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जांच प्रतिवेदन के बाद, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जांच के प्रतिवेदन के बाद आपको हटाया जाएगा, ठीक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जांच प्रतिवेदन को इंपॉर्टेंस दी गई है। मतलब अगर किसी भी सूचना आयुक्त के खिलाफ कोई कदाचार का मामला आता है तो पहले तो उसको उसकी सफाई करने का मौका दिया जाएगा कि भाई आप आपका पक्ष रखिए, आपका पक्ष रखिए। और इसके लिए राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, ये क्या करेंगे, मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे और इसकी फिर यहां पर वो जांच करेंगे और जांच का प्रतिवेदन जो होगा वो राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा। इसमें या तो बोला जाएगा कि कदाचार साबित होता है या कहा जाएगा कदाचार साबित नहीं होता। दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति जी इस बात को मानेंगे और पद पर बना रहेगा या हटाने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से सूचना आयोग को हटाने का काम किया जाता है। ये तो हटाने की बात हो गई, लेकिन यहां पर त्यागपत्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जी ने नियुक्त किया था, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित करके ही दिया जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने इस प्रश्न में डिस्कस किया है कि किस प्रकार से सूचना आयुक्त जो होता है इसको हटाया जा सकता है या वो किस प्रकार से त्यागपत्र देकर हट सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की चयन समिति में शामिल नहीं है। देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर हम लोगों ने एक बात बोला कि जो सूचना आयुक्त होते हैं, जो सूचना आयुक्त होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो मुख्य सूचना आयुक्त है और हमने कहा कि अधिकतम 10 अन्य हो सकते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी संरचना है, इसमें नियुक्ति का अगर दायित्व है तो वो दायित्व किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। लेकिन देखिए कि राष्ट्रपति ऐसे ही ना किसी को उठा के थोड़ी ना बना देते होंगे। यहां पर एक समिति आती है, ये समिति क्या होता है, नाम की सिफारिश करती है। जिन नामों की सिफारिश ये समिति करेगी उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे इस पद पर। अब ये समिति जो होती है, इस समिति में आप लोगों को ध्यान रखना है कौन कौन शामिल होता है। तो इस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, प्लस इस समिति में लोकसभा जो है, लोकसभा का विपक्ष का नेता शामिल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पीएम जो होते हैं के द्वारा नामित, पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होता है। वो कैबिनेट मंत्री कोई भी हो सकता है जिसका नाम कौन दे दे, पीएम दे दे, ठीक है। तो ये समिति बनेगी। ये नियुक्ति समिति जो होगी, इसके अध्यक्ष जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक नियुक्ति समिति बनती है। उस समिति की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति जी किसी को भी मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के पद पर बनाते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की चयन समिति में शामिल नहीं है। तो लोकसभा के अध्यक्ष शामिल नहीं है, तीनों की तीनों शामिल होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी रही इस प्रश्न से संबंधित, जिसको आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि समिति में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
केंद्रीय अन्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें किसके समान होती हैं? देखिए हमने देखा था कि मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें किसके समान होती हैं, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती हैं। और अन्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तों की अगर बात की जाए तो यहां पर याद रखेंगे कि सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और अन्य सूचना आयुक्त के समान होती है। याद रखिएगा कि जो अन्य सूचना आयुक्त हैं इनकी सेवा शर्तें अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान किसकी होंगी? तो याद रखेंगे मुख्य सूचना आयुक्त की। मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें इसके समान होंगी और अन्य सूचना आयुक्त जो होंगे उनकी अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्य की मुख्य समान, अन्य की अन्य के समान, बस निर्वाचन आयुक्त याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? ध्यान रखेंगे कि 2005 में अधिनियम बनाकर एक सांविधिक संस्था के तौर पर सूचना आयोग को स्थापित किया गया। अब याद रखिए कि एक सांविधिक संस्था है जिसमें जो भी नियम बनाए गए हैं वो किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर इस अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि जो आयोग होगा वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। मतलब इसके वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास जाएगी और केंद्र सरकार का दायित्व होगा कि उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाए और उस पर चर्चा हो, ठीक है। 7वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन भारत के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? तो यहां याद रखिएगा एन तिवारी भी रहे हैं, सत्यानंद मिश्र भी रहे हैं, राजीव माथुर भी रहे हैं। मतलब उपरोक्त सभी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं? तो याद रखिएगा रामकृष्ण माथुर जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? तो दीपक संधू जो थी ये भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्ला जो थे वो 2005 से 2010 तक भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राज्य सूचना आयोग की स्थापना की बात की गई है? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो धारा नंबर 12 में है और राज्य सूचना आयोग जो है वो धारा नंबर 15 में है। तो धारा नंबर 15 जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा राज्य सूचना आयोग, और राज्य सूचना आयोग जो है वो अपनी जगह पर एक स्वतंत्र रूप से काम करता है और स्वतंत्र रूप से काम करने के साथ ही एक सांविधिक निकाय के तौर पर आपको राज्य सूचना आयुक्त जो है वो राज्यों में काम करते दिखेगा। और ये भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का ही प्रभाव है, धारा नंबर 15 का कि ये बनाया गया है। अगर हम दोस्तों बात करें एमपी की, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की पीएससी देने वाले हैं और ये उसके इंपॉर्टेंट रूप से सिलेबस का हिस्सा भी है, तो एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 22 अगस्त को 2005 को सूचना आयोग जो है वो बनाया गया था राज्य स्तर पर, ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग मध्य प्रदेश का जो है वो 22 अगस्त 2005 को स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय है, अगर इसका मुख्यालय आपको एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। और यह भी एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय का मतलब है कि एक से ज्यादा सदस्य इसमें है। और अगर हम इसकी संरचना को देखते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पर भी एक मुख्य आयुक्त की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा 10 अधिकतम 10 अन्य की बात की गई है। तो यहां पर अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10 की बात की गई है। 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे और एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा कि संरचना तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो नियुक्ति का जो प्रावधान है वो राज्यपाल के माध्यम से, मतलब जो राज्यपाल महोदय हैं वो यहां पर नियुक्ति करने का काम करेंगे। केंद्रीय सूचना आयुक्त पे आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जबकि राज्य स्तर पर जो आयोग होता है उसमें मुख्य आयुक्त हो या अन्य आयुक्त हो उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और यहां पर जो सेवा शर्तें होंगी, सेवा शर्त का निर्धारण कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा केंद्र सरकार। ये एक फैक्ट थोड़ा सा अपवाद स्वरूप दिखाई पड़ता है। अपवाद स्वरूप क्यों दिखाई पड़ता है? कि केंद्रीय लेवल पर जो सूचना आयोग है
उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार करती है, और राज्य स्तर पर जो आयोग होगा उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। और इसके तहत अगर हम देखें सदस्यों की पदावधि कितनी होगी, अध्यक्ष की पदावधि कितनी होगी, तो वो बताया गया है कि वो कितने वर्ष का होगा, वो 3 वर्ष का होगा या 65 वर्ष होगी। जो भी पहले हो जाए उतने समय तक मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त जो होंगे अपने पद पर रहते हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये भी अपना प्रतिवेदन देगा, मतलब राज्य का जो सूचना आयोग होगा वो भी अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा। जब ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा तो ये किसको देगा? तो याद रखेंगे ये अपना राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन देने का काम करता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देगा? तो राज्य सरकार को यह प्रतिवेदन देता है, ठीक है। और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। लेकिन सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है राज्य सूचना आयोग के संबंध में भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें निम्न में से किसके समान होते हैं? तो भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें। क्लियर? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखें अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है राज्य सूचना आयोग का वो 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। या तो आप 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर रह सकते हैं या 3 वर्ष तक आप कार्यकाल के लिए रह सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी का कार्यकाल पूरा हो गया। अगर कार्यकाल किसी का पूरा हो जाता है तो कार्यकाल पूर्ण होने के बाद यहां पर जो पुनः नियुक्ति की बात करें उसी पद पर पुनः नियुक्ति नहीं होती। याद रखिएगा, ना तो केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में पुनः नियुक्ति का प्रावधान है, ना राज्यों की सूचना आयोग के संबंध में पुनः नियुक्ति का प्रावधान है। एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद आपकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। अच्छा, कार्यकाल पूरा होने की बात तो हम बाद में करें, पहले हम इस बात को देख लें कि भाई अगर कोई कार्यकाल से पहले हटना चाहता हो तो कार्यकाल से पूर्व अगर हटना हो तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? आप राज्यपाल को संबोधित, याद रखिएगा राज्यपाल को संबोधित त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्यपाल को संबोधित त्यागपत्र दीजिए और उस त्यागपत्र के माध्यम से आप अपने पद से हट सकते हैं। अच्छा, या तो आप त्यागपत्र देंगे, अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक व्यक्ति त्यागपत्र देकर हट जाएगा, भाई किसी किसी को पूरा भी करना होता है। लेकिन यहां पर हटाने की बात अगर हम करें तो हटाने का जो पावर है वो भी किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष की बात करें वो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, वो मानसिक रूप से देखें या फिर वो शारीरिक रूप से देखें असक्षम हो जाता है तो उसको हटाया जाएगा। वो लाभ के पद पर होगा तो उसे हटाया जाएगा। उसका भ्रष्ट आचरण दिखता है तो उसको हटाया जाएगा। अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है किसी भी केस में तो उसको हटाया जा सकता है। और उसको लेकर कोई कदाचार, संवैधानिक कदाचार का मामला आता है तो भी उसको हटाया जा सकता है। यदि कदाचार का मामला आता है कि उसने कोई ऐसा कर्तव्य किया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था उस पद पर रहते हुए, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जांच प्रतिवेदन के बाद, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जांच प्रतिवेदन के बाद ही राज्यपाल इन्हें अपने पद से हटा सकता है। मतलब हटाने की जो व्यवस्था है वो केंद्रीय सूचना आयोग के भांति है, परंतु यहां पर हटाने का जो काम है वो राज्यपाल महोदय करते हैं और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति जी को यह अधिकार प्राप्त होता है। क्योंकि राज्य स्तर पर देखें तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है तो यह राज्यपाल को राइट दिया गया है, और केंद्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति जी को यह राइट दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करने वाली समिति में निम्न में से कौन नहीं होता? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम राज्य स्तर पर जब सूचना आयोग की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको एक अध्यक्ष प्लस अधिकतम 10 अन्य सदस्य देखने को मिलते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। सेम केंद्रीय सूचना आयोग में भी होता है और वही व्यवस्था राज्य सूचना आयोग में भी है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग में भी एक मुख्य आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। अब इनकी नियुक्ति देखें हम राज्य स्तर पर तो कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। राज्यपाल महोदय जब इनकी नियुक्ति करेंगे तो अपने मन से नहीं कर देते उठा के, जैसे कि राष्ट्रपति जी को किस व्यक्ति को नियुक्त करना है उसका जो नाम है
वो नाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक नियुक्ति समिति देती है, उसी प्रकार से राज्यपाल को किसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाना है राज्य का, किसको अन्य आयुक्त बनाना है, इस बात का निर्धारण भी एक सीएम की अध्यक्षता वाली समिति करती है। राज्य स्तर पर सीएम की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है और ये समिति अपनी सिफारिश करती है, जिन लोगों का नाम देगी उसी व्यक्ति को राज्यपाल जी जो होंगे वो सूचना आयुक्त के पद पर बनाएंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत राज्य का कोई कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होता है, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता इसमें शामिल होता है, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे समिति के? सीएम। ये नाम देंगे, उस नाम वाले व्यक्ति को राज्यपाल जो होंगे वो नियुक्त करते हैं। अब इसमें जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। और आपका प्रश्न क्या है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त की जाने वाली समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते। शामिल कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई राज्य का कैबिनेट मंत्री होगा और राज्य की विधानसभा में विपक्ष का नेता जो होगा वो इस समिति में होता है। ठीक है। 15वें नंबर का प्रश्न कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने किसका प्रमुख कार्य होगा? तो केंद्रीय सूचना आयोग का यह कार्य होगा कि वो लोक प्राधिकारी से वार्षिक रिपोर्ट ले और उसके संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाए। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? तो याद रखिएगा TN श्रीवास्तव भी रहे हैं, इकबाल अहमद भी रहे हैं, KD खान भी रहे हैं। मतलब ये सभी के सभी मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त नहीं रहे हैं? तो राजीव माथुर जी मध्य प्रदेश के नहीं रहे हैं, ये याद रखिएगा। केंद्रीय स्तर पर थे, ये मध्य प्रदेश के नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 कहता है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये याद रखिएगा कि श्री TN श्रीवास्तव जो थे वो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद शुक्ला जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं या वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है मध्य प्रदेश के। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? देखिए यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयोग के शपथ की बात की गई है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की बात करें और जो नियम केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वो क्लियर यहाँ पर कहते हैं कि शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति जी। अब ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी अगर उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो होगा वो इन्हें शपथ दिलाने का काम करता है, ये भी ध्यान रखना है। तो कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति जी, या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति इन्हें शपथ दिला सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं? तो देखिए पहला है दिवालिया घोषित होने पर। यदि कोई दिवालिया घोषित हो गया किसी न्यायालय के द्वारा, मेरे और आपके किसी को दिवालिया घोषित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता राष्ट्रपति जी को। अगर उसे दिवालिया न्यायालय के द्वारा घोषित किया जा चुका है तो ऐसी कंडीशन में उसे पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति की नजर में नैतिक भ्रष्टाचार संबंधी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है तो भी उसे राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। शारीरिक या मानसिक असक्षमता के कारण, मतलब राष्ट्रपति जी को यह विश्वास हो जाए कि संबंधित व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने के लिए सक्षम नहीं बचा है तो उसे हटाया जा सकता है। मतलब इन सभी आधारों पर मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो इंपॉर्टेंट कथन दिए गए हैं, इन कथन जो हैं उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन कहता है आयोग की स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत की गई है। हमने तो पढ़ा था कि धारा 12 के तहत किया गया, इसका मतलब ये गलत है। यह गैर संवैधानिक निकाय तथा भारत सरकार के कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। बिल्कुल सही है। हम इसे एक सांविधिक निकाय के तौर पर देखते हैं जिसकी नोडल एजेंसी भारत सरकार का कार्मिक प्रशासन मंत्रालय होता है। इसका मतलब सेकंड वाला सही है और पहला वाला गलत है। तो यहां पर केवल दो सत्य है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये कहता है कि सूचना आयुक्त नियुक्त होने के लिए योग्यता है। कौन व्यक्ति सूचना आयुक्त बन सकता है, उसकी योग्यता के बारे में बात की गई है। देखिए पहली योग्यता क्या है, मुख्य आयुक्त एवं उच्च आयुक्तों को, अन्य आयुक्तों को संसद या किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो भी सूचना आयुक्त बनना चाहता है, इसका सदस्य बनना चाहता है, तो वो किसी भी प्रकार से या ना तो संसद का या राज्य विधानमंडल या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। सिंपल में कहूं, ना तो वो सांसद होगा ना वो विधायक होगा। ठीक है, किसी लाभ के पद पर नियुक्त या किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति या कोई व्यवसाय या संपत्ति संचालित करने वाले व्यक्ति को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, ये दोनों के दोनों सही है, मतलब दोनों सत्य है। सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए, फिर विचार करके बताना है कि क्या स्थिति है। तो पहला कथन है, मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त, मतलब मुख्य सूचना आयुक्तों या सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक के लिए होता है। तो जो पहले हो तब तक के लिए होता है, ऐसा ही निर्धारित किया गया है, इसका मतलब ये सही है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। तो याद रखिएगा, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब पहला वाला कथन ही सही है, दूसरा गलत है। तो केवल एक सत्य है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से दो कथन दिए गए हैं, विचार करके बताना है कौन सा सत्य है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त सेवा निवृत्ति के बाद पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। अन्य सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। देखिए, उसी पद पर पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। अगर आप मुख्य सूचना आयुक्त हैं तो आप पुनः मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आप सदस्य हैं या अन्य सूचना आयुक्त हैं तो ऐसे में आप उसी पद पर नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप सदस्य हैं तो आपको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। याद रखिए, सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकता, सदस्य दोबारा सदस्य नहीं बन सकता, ये व्यवस्था है। तो यहां पर दोनों कथन सही है, आपका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर दो कथन दिए गए, विचार करके बताना है कौन सा सत्य है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, मतलब ये कथन सत्य है आपका। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती है। बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार निर्धारित करती है। और केंद्र सरकार ने क्या निर्धारित किया है कि मुख्य सूचना आयुक्त को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान सेवा शर्तें होंगी और अन्य सूचना आयुक्त जो है उनको भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान सेवा शर्तें प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर विचार करना है, दो कथन दिए, देखना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या दिया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग समुचित आधार पर किसी मामले में अपनी पहल पर जांच करने का आदेश दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। बिल्कुल सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों सत्य, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्य में राज्यपाल के द्वारा होती है। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये कथन गलत है। देखिए, नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाने का काम भी राज्यपाल करता है, लेकिन सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार नहीं करती। सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। यह प्रतिवेदन राज्य सरकार को देता है। क्लियर, लेकिन सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो दूसरा कथन गलत है, केवल एक सत्य है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से दो कथन दिए गए हैं, इसके आधार पर देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती हैं। बिल्कुल सही है।
राज्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें राज्य के मुख्य सचिव के समान होती है, ये भी सही है। मतलब दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। राज्य सूचना आयुक्त जो होते हैं इनकी सेवा शर्तें राज्य के मुख्य सचिव के समान होती है। अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा वरना भूल जाएंगे। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त के चयन सिफारिश करने वाली समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, मंत्रिमंडल का कोई अन्य मंत्री। देखिए प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका सदस्य होता है, और मंत्रिमंडल का कोई मंत्री जिसको प्रधानमंत्री जी नियुक्त करते हैं। मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल नहीं होता है। 31 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं? केंद्रीय सूचना आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय की बात करना है हम लोगों को, तो केंद्रीय सूचना आयोग तो सांविधिक है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 के तहत हम देखें तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय के तौर पर आप इलेक्शन कमीशन को देखते हैं, भारतीय संविधान में दिया गया है भाग 15 में। केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें दोस्तों तो 2005 में एक्ट के माध्यम से इसको स्थापित किया गया। तो ये क्या है? एक सांविधिक निकाय है, कानूनी, लेकिन इसकी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 324 में है। रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक भी रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। 1935 की बात करते हैं आप, अप्रैल में, जिसका बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहीं ना कहीं अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, उत्तर हो जाएगा आपका बी। बाकी सभी संवैधानिक निकाय के तौर पर शामिल नहीं है दोस्तों। संवैधानिक उसको कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में है, और सांविधिक उससे कहते हैं जो कानून पारित करके संसद बनाती है उस आयोग को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त है? आपको अधिकार क्या है? तो आप कौन कौन सी सूचना ले सकते हैं? कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना बिल्कुल सही है। दस्तावेज या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, वो भी आप ले सकते हो। सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना, यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सुरक्षित है तो फ्लॉपी डिस्क, टेप प्रिंट आउट आदि के माध्यम में प्राप्त करना, उपरोक्त सभी सही हैं इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों के बारे में विचार करें। आयोग का कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करे एवं उसकी जांच करे जो इनमें से ही है। कार्यों के बारे में विचार करना है और यह देखना है कि किस व्यक्ति की सिफारिश प्राप्त करता है। तो पहला है, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण किसी सूचना के लिए आवेदन करने में असमर्थ हो, बिल्कुल। जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, उसे भी। व्यक्ति को प्रदान सूचना अपूर्ण, भ्रामक एवं मिथ्या हो, समय सीमा के अंतर्गत प्रत्युत्तर न मिला हो, अनुचित फीस की रकम अदा करने की अपेक्षा की गई है, ऐसे किसी भी मामले में सूचना आयोग जो है वो व्यक्ति की सिफारिश, शिकायतें प्राप्त करता है, उस पर कार्यवाही भी करता है। मतलब ये सब आपके अधिकार हैं, और अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप शिकायत कर उसकी जांच करवा सकते हैं सूचना आयोग के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज के इस क्लास में सूचना आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, केंद्रीय सूचना आयोग को भी देखा, राज्य सूचना आयोग को भी देखा, और सभी प्रश्नों पर डिटेल में डिस्कशन किया। एक तरीके से हमने पूरा सूचना आयोग का जो टॉपिक है उसे ही कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें हम लोगों ने ना सिर्फ सूचना आयोग के कार्य हों, सूचना आयोग की शक्तियां हों, उसके विभिन्न कानूनी प्रावधानों को भी देखा है। ठीक है, तो आज हमने इस पूरी व्यवस्था को कंप्लीट किया। लगभग हमने इस लेक्चर श्रृंखला में सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब कुछ संस्थाएं और बाकी हैं जिनको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। इन समस्त संस्थाओं के समाप्त होने के बाद दोस्तों आपको लगातार ये लेक्चर श्रृंखला देखनी है। प्लेलिस्ट जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां इसके समस्त लेक्चर टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज रखे हुए हैं, तो आप इनको निरंतर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में न केवल आप देखकर इनको समझें बल्कि उनको भी इससे मदद मिले। क्लियर दोस्तों? तो जो आयोग बचे हुए हैं उनके साथ, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलता हूं अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपनों और अपनों का खास ख्याल रखिए।